हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे जो है हम डिराइव करेंगे आपका लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मान लो ये एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस डी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, कोर्स और पावर में जो होते हैं इनके वो होते हैं स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स होते हैं पावर में जो भी, अगर मान लो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे पावर में 2 आ जाएगा। ठीक है, उसको भी आगे करेंगे कि कैसे। ठीक है, और इसको जो है, इस ब्रैकेट को उन्होंने बोला एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या, ऐसा मास जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। ठीक है, तो आप अगर इक्विलिब्रियम की केस में लिखना चाहोगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या आएगा, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन है ना, और उसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का भी आएगा सी की कंसंट्रेशन डी की, क्योंकि बैकवर्ड में ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे ये प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे और कांस्टेंट टर्म लगाओगे यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, फॉरवर्ड के लिए के एफ, बैकवर्ड के लिए के बी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर आपको बोला गया कि ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। जब इक्विलिब्रियम पे होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है ना, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल टू में आ जाएंगी, के एफ इज इक्वल टू के एफ ए की कंसेंट्रेशन बी की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू के बी सी की कंसेंट्रेशन और डी की कंसेंट्रेशन। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ से शुरू हो जाता है फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। वो बोलता है कि रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू दैट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ईच रेज टू द पावर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कांस्टेंट। तो वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कैसे, देखो, आप इसको इधर नीचे ले जाओ और उसको उसके नीचे ले जाओ तो क्या आ जाएगा, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अगर यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता तो उनके वो लगने थे है ना, मान लो इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी। ठीक है, तो इनके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस तरह से आ जाएंगे, सॉरी, सी डी ए बी। ठीक है, मान के चल रहे हैं, है नहीं है तो अगर यहाँ पे अगर पावर में हमें स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हो तो उसको पावर में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो के एफ अपॉन के बी है ये हो जाता है कांस्टेंट के बराबर, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड किसके बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और इसी को जो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यही इक्वेशन है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, होता कैसे है ये स्टोकियोमेट्री का, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, कैसे ये पावर्स में आ जाती हैं टर्म्स, तो उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। मान लो हमने रिएक्शन ली 2a प्लस बी इक्विलिब्रियम में है c प्लस 3d। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, a, अब 2a है तो 2a को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो हम ऐसे लिखेंगे a की कंसेंट्रेशन फिर से a की कंसेंट्रेशन फिर b की कंसेंट्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो के एफ, फिर इसको अगर एक साथ लिखे हैं ए को तो ए की स्केयर हो जाएगा ना, पावर में आ जाएगी। दो ए हैं तो हम अगर बेस की टर्म सेम हो तो हम प्लस कर देते हैं ना, तो प्लस कर दिया, वन वन प्लस है ना, तो ए स्केयर बी। ठीक है, बी के में कुछ नहीं है तो वो बी वन रहेगा। उसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी और डी कितनी बारी है, तीन, तो हम तीन बारी डी 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 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेट है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के क्या आएगा, के बी सी, और डी के अगर बेस सेम है तो हम पावर प्लस कर देते हैं, वन 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 प्लस कर दिया तो पावर में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इनको इक्वेशंस को हम ले आएंगे। ठीक है, इक्वल टू इक्विलिब्रियम में, तो के एफ हो जाएगा ए स्केयर और बी की पावर वन के बी सी
और डी की पावर 3। तो इस तरह से के एफ अपॉन के बी कैसे आ जाएगा, सी डी की पावर 3, ए की पावर 2, बी की पावर 1। तो यहाँ से हमें पता चला कि इनकी जो पावर में वैल्यू होती है वो स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट होती है, ठीक है। स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं इनकी पावर में, ठीक है। हमने लगाया ना यहाँ पे D3 लगाया, इक्वेशन में क्या दिया था हमें, 3D। तो अब इसके बाद जो है ये मैंने प्रूव किया कि किस तरह से जो है इनके पावर में स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट लगता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली जो है इनकी जब भी आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने को बोला जाए तो आप उनकी पावर में क्या लिखोगे, स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट लिखोगे। अगर 1 है तब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास रिएक्शन दी है N2 + 3H2, इक्विलिब्रियम में है 2NH3। तो आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, NH3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2। यहाँ पे स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट में 3 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब जनरली जो क्या होता है कि 2 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। जब एक्टिव मास जो है मोलैरिटी हो, ठीक है। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तब मतलब कंसंट्रेशन हो किसी की तो उसको बोलेंगे Kc, ठीक है, जब मोलैरिटी यूज कर रहे हैं। और जब गैसेस हो तो हम उनका पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपने आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी है, PV = nRT, ठीक है। और अगर यहाँ से P निकालें तो P किसके बराबर आ रहा है, N/V। और N/V को क्या बोला हमने, कंसंट्रेशन है। तो गैसेस के जो कंसंट्रेशन है उसको हम पार्शियल प्रेशर में, ठीक है, डिनोट करते हैं पार्शियल प्रेशर से, ठीक है, सिर्फ गैसेस के लिए। तो पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसको लिखेंगे हम Kp। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kc और Kp, ठीक है। Kc किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मोलर कंसंट्रेशन के लिए, और Kp है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस के लिए, ठीक है। अब हमसे जो है कई बार आपसे जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि आप Kp लिखो रिएक्शन के लिए, Kc लिखो और उसके यूनिट्स लिखो, ठीक है। तो आपके पास ये रिएक्शन दी है, मान लो एग्जांपल में CaCO3 सॉलिड फॉर्म में और CaO + CO2, एक गैसियस टर्म है, एक सॉलिड टर्म है। तो हम जनरली क्या लिखेंगे कि जी इसका Kc आएगा मोलर कंसंट्रेशन के लिए CaO, है ना, CO2 CaO CaCO3। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्यों नहीं होता है, सॉलिड, ये दो टर्म सॉलिड हैं तो इनको हम यूनिटी ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक नोट आ जाता है इंपॉर्टेंट याद करने के लिए कि जो कंसंट्रेशन है, एक्टिव मास है सॉलिड का, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है और उसको हम यूनिटी लेते हैं, ठीक है। जब भी सॉलिड का चाहे लिक्विड के साथ आए, सॉलिड का चाहे गैसेस के साथ आए, तो उसका एक्टिव मास जो है हमेशा यूनिटी लिया जाता है, 1 लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो Kc आएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे गैसेस की टर्म है, बाकी सॉलिड तो क्या है, बाकी दोनों तो क्या है, सॉलिड है, तो उनकी टर्म्स तो आएंगी नहीं। तो हम सिर्फ Kc कैसे लिखेंगे, CO2 का। और Kp आपको पता है सिर्फ गैसेस के लिए होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पावर 1, ठीक है। और अगर इसके यूनिट लिखें कार्बन डाइऑक्साइड के, मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल/लीटर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1, है ना। और 1 है, 1 -0, है ना, 1 - 0 ही आएगा क्योंकि बाकी कोई टर्म तो है नहीं। तो यहाँ पे मोल/लीटर आ जाएंगे Kc के, और Kp के आ जाएंगे ATM, है ना। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, N2O4 गैसियस में दिया है हमें, इक्विलिब्रियम में है 2NO2 गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो इसका Kc आएगा NO2 स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, N2O4, ठीक है, गैसियस में 1, ठीक है। तो इसका जो मोल यूनिट्स आएंगे, इसकी कितनी पावर है,
2 और इसकी कितनी पावर है 1। अब ये नीचे है तो ये ऊपर जाके माइनस नहीं होगा, है ना। अगर ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अगर इसको यहाँ लिख देंगे तो जब इसके यूनिट्स लिखने हो ना, तो आप नीचे वाली जो यहाँ की टर्म होती है और जो यहाँ की टर्म होती है उनको आपस में माइनस कर देते हो, ठीक है। मोल पर लीटर कंसंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं, आप 2 में से 1 माइनस कर दोगे, बचेगा 1 मोल पर लीटर इसके यूनिट्स, ठीक है। उसी तरह से केपी लिखेंगे। अब दोनों टर्म्स क्या है, गैसियस हैं, ठीक है। तो गैसियस के लिए केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 और पावर 2, और उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O फॉर पावर 1, ठीक है। तो इसके भी यूनिट्स ऐसे ही आएंगे। एटीएम होते हैं पार्शियल प्रेशर के यूनिट्स, और 2 - 1 पावर को हम माइनस कर देंगे, एटीएम इसका यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वाटर दिया है आपके पास लिक्विड में और इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन और गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो केसी लिखेंगे ना हम, वो सिर्फ गैसेस का लिख रहे हैं। क्यों यहाँ पे भी एक टर्म नोट करने की है कि जो एक्टिव मास ऑफ लिक्विड है वो हमेशा गैस के कंपैरिजन में कांस्टेंट रहता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि सॉलिड का जो है लिक्विड और गैसियस से कांस्टेंट रहता है और लिक्विड का गैसियस से। अब आप देखो कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, या दूर दूर तो होंगे बट वो कम होंगे, है ना, एज कंपैरिजन टू सॉलिड और एज कंपैरिजन टू लिक्विड, है ना। तो उनके जो सॉलिड और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम अगर वो बहुत ज़्यादा हैं तो उनकी कंसंट्रेशन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। जब उनकी कंसंट्रेशन पे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसीलिए जो है हम उनके कांस्टेंट ले रहे हैं एक्टिव मास को, ठीक है। वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड का लिक्विड और गैसियस बोथ के साथ लेंगे, और लिक्विड का सिर्फ गैस के साथ लेंगे, ठीक है। यूनिटी एक्टिव मास। तो यहाँ पे केसी क्या आ जाएगा, H2O पावर 1 मोल पर लीटर 1 - 0, क्योंकि पावर में कुछ डिवाइड में नीचे कुछ नहीं है तो 0 होगा, है ना। उसी तरह से केपी भी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, क्योंकि सिर्फ एक ही टर्म है गैसेस की, एटीएम पर, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको एक पॉइंट नोट करने के लिए आएगा। CH3COOH एक्वस फॉर्म में लिया हमने, प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में, इक्विलिब्रियम में है CH3CO नेगेटिव एक्वस प्लस H3O पॉजिटिव। तो हम इसका कैसे कैसे लिखेंगे, H3O पॉजिटिव, CH3CO नेगेटिव, CH3COH H2O का नहीं लेंगे। क्योंकि एक्वस मीडियम के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो लिक्विड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। एक्वस में जो है वाटर की मात्रा थोड़ी कम होगी एज कंपेरिजन टू प्योर लिक्विड, है ना, प्योर वाटर। तो वहां पे जो है H2O क्या लिया जाता है, कांस्टेंट लिया जाता है, और उसको हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, जब एक्वस के साथ हो लिक्विड, ठीक है। लिक्विड मतलब वाटर जब एक्वस मीडियम के साथ लिया जाता है तो उसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, और यूनिटी। तो इसका केसी क्या आएगा, H3O CH3CO नेगेटिव CH3COH, ठीक है। तो इसका केपी जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म गैसियस नहीं है। केपी डिफाइन करने के लिए हमें गैसियस टर्म्स होनी चाहिए, या तो रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट्स में, ठीक है। मतलब किसी ना किसी एक ना एक टर्म तो होनी ही चाहिए गैसियस की, तभी जाके जो है हम केपी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। एक इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। 2A + 3B + 2C गिव राइज टू D + E, गैसियस टर्म में है ये, गैसियस लिक्विड सॉलिड। इसका केसी लिखना चाहेंगे हम इस रिएक्शन का, तो हम कैसे लिखेंगे, DE का लिख सकते हैं, है ना। और सिर्फ ए का ही लिखेंगे, क्योंकि बाकी सारी जो गैसेस का लिक्विड के साथ 1 आएगा, गैसेस का सॉलिड के साथ 1 आएगा, और सॉलिड सभी के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम गैसेस का लिख रहे हैं, ए का स्क्वायर। उसी तरह से अगर केपी लिखना चाहें तो वो भी ऐसे ही आएगा, डी और ई पार्शियल प्रेशर ऑफ डी और ई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर स्क्वायर। हम जो है केसी को कैसे लिख सकते हैं, CDCE भी लिख सकते हैं। क्यों, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ई, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। ये डी है, सॉरी,
कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ई, कंसंट्रेशन ऑफ ए। मान लिया कि ये ऐसे लिख रहे हैं हम, ठीक है, लिख सकते हैं आप इसको ऐसे भी। फिर हमने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन ली, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, आपको पता है। अब पी यहाँ से क्या आ जाएगा, एनवी अपॉन आर टी। एनवी आपको पता है क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है, तो एनवी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सी आर टी, ठीक है। एनवी आपको पता है किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन के, है ना। कंसंट्रेशन अगर हम निकालते हैं मोलैरिटी मोलैरिटी मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। तो कंसंट्रेशन है, तो प्रेशर किसके बराबर आ गया, सी आर टी के। अब इस टर्म में जो है इन इक्वेशंस को लिखेंगे हम, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को इस टर्म में लिखेंगे। पी की जगह हम सी ऐड कर देंगे, सी डी, और आर टी यहाँ से साथ में आएगा, ठीक है। उसी तरह से सी ई आर टी, सी ए आर टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहां से अगर आर टी को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा, सी डी सी ई सी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर टी, 1 1 2, 1 + 1 - 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उस टर्म को देखा तो वो किसके बराबर हो गई थी, केसी के बराबर हो गई थी, है ना। देखो ये टर्म जो है आपकी, ये किसके बराबर आ रही है, केसी के बराबर, है ना। सी डी सी ई सी ए स्क्वायर, सी डी सी ई सी ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, के सी लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी 1 + 1 - 2। अब आपको पता है डेल्टा एन जी होता है एन पी माइनस एन आर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये किसके नंबर ऑफ मोल्स है, प्रोडक्ट्स के, और ये किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, रिएक्टेंट्स के, ठीक है। तो ये गैसियस टर्म्स में होता है यूज, है ना। तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिख देंगे डेल्टा एन जी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो जो इक्वेशन निकली हमारे पास, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम ये रिलेशन है केपी और केसी के बीच में, ठीक है। केपी हम एटीएम में लेते हैं, केसी हम मोल पर लीटर में लेते हैं, आरटी को आप यहाँ पे 0.082 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। और टी जो है आपका केल्विन में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये था आपका केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। अब आपको बोलते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, है ना, 2 3। H2 + I2 गिव राइज टू 2HI, ठीक है। अब आपका इसका लिए आर केपी और केसी के बीच का रिलेशनशिप लिखना है कि कैसे आएगा। तो आप क्या करोगे, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी, हमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करने हैं। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट के कितने हैं 2, रिएक्टेंट्स के कितने हैं 1 1 - 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी के पी इज इक्वल टू के सी डेल्टा एन जी, क्या हो गया 0 हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट है आपके पास N2 + 3H2 2NH3, तो इसके लिए के पी के सी कैसे लिखेंगे, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, है ना, 2 3 4, है ना। यहाँ पे आगे तो कुछ भी नहीं है, स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट तो 1 है, 3 4 3 + 1 4 -4, तो यहाँ पे आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी आर टी -2 में आएगा। अगर -2 में आ रहा है तो इसका के पी जो है किससे बड़ा होगा, के सी से, है ना। अगर ये -2 में है तो ये नीचे चला जाएगा, है ना। तो ये इसमें से कुछ माइनस करके डिवाइड करके जो है वैल्यू आएगी केपी की, तो केपी जो है केसी से बड़ा है ना, केसी से कुछ डिवाइड होगा, ठीक है। तो केपी क्या होगा, बड़ा होगा। आपको जो है जनरली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप इसका जो है केपी केसी का रिलेशनशिप लिखो, है ना। तो आपको रिएक्शन दे दी होगी, बस आपने सिर्फ कोई और वैल्यू पुट नहीं करनी है, सिर्फ डेल्टा एन जी की वैल्यू पुट करनी है और निकाल देना है, ठीक है। बोल देंगे कि केपी और केसी का रिलेशनशिप बताओ यहाँ पे क्या है, ठीक है। फिर और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3, ठीक है। केपी दिया है मान लो इसका 1.44 × 10⁻⁵ ATM, ठीक है, एट 500 डिग्री सेल्सियस। केसी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका केपी लिख लेते हैं, ठीक है। केपी ये इक्वेशन लगाई, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी 2
-3 4 -4 है ना, यहाँ से आ जाएगा -2। फिर क्या करेंगे हम, अब हमें केसी निकालना है, तो केसी को हम इस साइड ले जाएंगे और यहाँ पे केपी ले आएंगे, तो ये क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो अगर क्यों, क्योंकि ये -2 था, -2 है, तो ये नीचे जाके 2 हो जाएगा, है ना। बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब केपी की हमें दी है 1.44 इंटू 10⁻⁻5 इंटू अपॉन 0.082 इंटू 773। क्यों, ये हमें दिया है डिग्री सेल्सियस में, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो प्लस कर देंगे 273 केल्विन, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऐसे। फिर स्केयर, बस इसको आप कैलकुलेट कर लो, आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये चैप्टर ही, यूनिट ही आपका बहुत इजी है इक्विलिब्रियम का, ठीक है, अगर आप अच्छे से समझो इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं है इनिशियल में कैसे रिएक्टेंट्स थे। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से कोई डिपेंडेंस नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कैटलिस्ट डालो या ना डालो, उसने जब आना है तभी आएगा, ठीक है। हाँ, जल्दी आ सकता है बट आएगा उसी पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे जो है रिएक्शन होती है, सिर्फ रेट बढ़ाएगा कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल्स का भी कोई, क्यों, क्योंकि इनर्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में, तो उनका क्या डिपेंडेंस होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, कुछ भी नहीं, है ना। फिर किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड कर जाता है, किस टाइप में, देखो हम मान लो ये रिएक्शन ली A+B गिव राइज टू C, और बैकवर्ड क्या होगी, ठीक है, C इज इक्वल टू C गिव राइज टू A+B, ठीक है। तो अगर इसका K लिखे हम, K इज इक्वल टू C अपॉन A की कंसेंट्रेशन, B की कंसेंट्रेशन, और अगर इसका लिखना चाहेंगे हम, क्यों 1/K आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका हम कैसे लिख रहे हैं, A की कंसेंट्रेशन, B की कंसेंट्रेशन और अपॉन C की कंसेंट्रेशन, तो ये उल्टा हो गया, तो हम इसको 1/K लिखते हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए K फॉरवर्ड इज इक्वल टू K बैकवर्ड क्या होता है, डिवाइड में होता है, ठीक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 1/K आ जाता है, ठीक है। फिर है इसका एक और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, N2 + O2 गिव राइज टू 2NO, ठीक है। इसका K हमें दिया है 2N2 + 2O2 4NO, तो इसका K कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशन क्या कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी इन्होंने, है ना। देखो 2, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो इसका अगर K लिखना चाहें हम कैसे लिखेंगे, NO2 N2 + O2, ठीक है। अगर इसका लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, NO4 लिखेंगे, N2 स्क्वायर O2 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको इस टर्म में लिखना चाहें तो NO स्क्वायर N2 स्क्वायर O2 स्क्वायर, है ना। तो पावर बाहर से क्या कर देंगे 2, तो इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, K स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है। अगर डिवाइड हो रही है तो ये 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। अब एक और है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन K को लिखने का। अगर आपके पास दो इक्वेशनें दी हैं, ठीक है, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, AB K1 है उसका B/A, और X Y K2 है उसका Y/X, तो जब ये इक्वेशंस दें आपस में प्लस होंगी तो इनका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। A+X गिव राइज टू B+Y कैसे होगा, ठीक है। अब आप इसका लिख लो B/A Y/X, तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्या टर्म है K1, ये क्या टर्म है K2, तो मतलब क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो K कैसे लिखेंगे हम उसका, फिर K1 इंटू K2 करके लिख देंगे, ठीक है। अगर आपके पास दो रिएक्शंस जो है प्लस में हो रही हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, H2 + I2 गिव राइज टू 2HI के क्या दिया है, इसका 49 दिया है, ठीक है। अब फिर एक रिएक्शन दे दी HI ½ H2 + ½ I2, ठीक है। एक तो क्या किया है, बैकवर्ड रिएक्शन होगी, है ना, और ऊपर से क्या किया, हाफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, K ही पहले बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिवाइड में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/49। फिर क्या किया इन्होंने, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम हाफ से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हाफ से आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.1/7, ठीक है। अब है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, ठीक है। तो जो रिएक्शन के लिए होती है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैसियस रिएक्शन के लिए वो गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। क्यों होता है? देखो आपके पास इक्वेशन होती है log K2 अपॉन K1, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T2, ठीक है। तो यहाँ पे K1 जब T1 है तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1। और जब T2 है टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, ठीक है। और हमने मान लिया कि यहाँ पे T2 जो है T1 से ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि T2 लिख रहे हैं हम, तो मतलब वो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो डेल्टा एच क्या है यहाँ पे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब कि हीट, है ना। तो हमने मान लिया। अब इसके जो है 3 केसेस हैं। अगर डेल्टा एच जो है 0 है, अब ये जो टेम्परेचर है ना, ये आपका इतना डिपेंड नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जितना आपका डेल्टा एच पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कैसे? देखो, अब अगर आपके वो दे दिया है कि एंथैल्पी क्या है? 0 है, ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना हीट रिलीज हो रही है, तो आप उसका log K2 अपॉन K1 क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। अगर इस तरह से लिखेंगे हम तो K2 अपॉन K1 log 1 हो जाएगा, तो और ये K2 क्या हो जाएगा? K1 के बराबर हो जाएगा। तो इफेक्ट का तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है इस पे, है ना। डेल्टा एच का आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एच जब 0 हो तो K2 क्या हो जाता है? K1 के बराबर हो जाता है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो, मतलब एक्सोथर्मिक हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, तो log K2 क्या अपॉन K1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा 0 से, है ना। नेगेटिव है तो 0 से ग्रेटर हो जाएगा। तो K2 इज इक्वल टू K2 इज ग्रेटर देन K1। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, है ना। K2 इज लेस देन K1। अब आपको बता रहे हैं कि K2 क्या हो रहा है? कम हो रहा है K1, जब K1 से K2 की तरफ जा रहे हैं तो K2 कम हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये इसका ग्राफ है log K अपॉन T। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो, ठीक है, एंडोथर्मिक हो रिएक्शन, मतलब कि हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, तो log K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा 0 से। तो K2 क्या हो जाता है? K1 से ज्यादा है। अगर K1 से ज्यादा है K2, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे K भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है log K। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किसके लिए? एंडोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है? घट जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।